नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे दूसरे थिंकर हैं एरिस्टोटल। अगर आप हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सभी लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम आज एरिस्टोटल के 6th लेक्चर पे चर्चा करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, एरिस्टोटल पे किस तरह से कोर्सेस आ रही हैं। आज हम अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गए हैं छठे पड़ाव पर। इससे पहले सारे लेक्चर्स को मैंने डिस्कस कर लिया है, अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ये 2 लेक्चर्स और बाकी है, ये भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्याय जो है वह एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों के ही चिंतन का एक आपका कोर एलिमेंट रहा है, एक आपका तत्व रहा है, मौलिक तत्व रहा है, एक आधार रहा है। प्लेटो के तरह ही एरिस्टोटल का भी मानना है कि जो न्याय है वह राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह न्याय ही है। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि जो न्याय है वह राज्य का आधार है। अगर राज्य में न्याय नहीं होगा, अगर अन्याय होगा, तो राज्य में स्थिरता नहीं आ पाएगी। राज्य में अराजकता का जो सिचुएशन है वह आ जाएगा। राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाएगी अगर अन्याय वहां होगा। तो इसीलिए न्याय जो है वह राज्य के लिए काफी अहम है, राज्य में स्थिरता को कायम करने के लिए अहम है। लेकिन जो प्लेटो न्याय के बारे में सोचते थे और जो एरिस्टोटल सोचते हैं उसमें थोड़ा फर्क है। प्लेटो के लिए न्याय का मतलब था गुण। मतलब अगर कहें तो प्लेटो के लिए जस्टिस का मतलब था वर्च्यू, अर्थात गुण। सच्चाई प्लेटो के लिए न्याय था अपने आप में। सच्चाई जो था वह अपने आप में उनके लिए न्याय था। लेकिन एरिस्टोटल ऐसा नहीं मानते। एरिस्टोटल कहते हैं कि गुण अपने आप में न्याय कैसे हो सकता है। गुण जो है वह तो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है, एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। और जब तक हम उस विशेषण को क्रिया में नहीं लाएंगे, मतलब जब तक हम एडजेक्टिव से कोई वर्ब अर्थात कोई क्रिया को नहीं करेंगे, तब तक उसके कोई मायने मतलब नहीं रहेंगे। इसीलिए एरिस्टोटल के लिए न्याय वर्च्यू से बढ़ के था, न्याय गुण से बढ़ के था। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो एरिस्टोटल का न्याय से तात्पर्य है कि जो आपके पास गुण है आप उसका इस्तेमाल करें, आप उसको धरातल पे उतारें, आप अपने अंदर उसको रियलाइज करें, तो उसको न्याय कहेंगे। मतलब एरिस्टोटल के लिए न्याय का मतलब था वर्च्यू इन एक्शन, वर्च्यू इन प्रैक्टिस। जो गुण है, अगर आप गुण से जो कार्य हो सकते हैं अगर आप उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वह न्याय होगा। गुण अपने आप में न्याय नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सच्चाई एक गुण है। प्लेटो के लिए सच्चाई अपने आप में एक न्याय था। लेकिन एरिस्टोटल के लिए ट्रुथफुलनेस जो है वह न्याय है, अर्थात सच गुण है, सच्चाई गुण है और आप उस सच्चाई गुण के माध्यम से सच बोल रहे हैं। तो सच्चाई गुण है, लेकिन सच बोलना अर्थात उस गुण का इस्तेमाल करना, उस गुण को, उस वर्च्यू को एक्शन में लाना, उसको प्रैक्टिस में लाना, ये न्याय है। तो एरिस्टोटल के लिए सच बोलना न्याय होगा। फॉर एरिस्टोटल truth is virtue, but when you will bring this virtue into practice, into action, it will be justice. That means truth is virtue and truthfulness अर्थात सच बोलना is न्याय, it's justice. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। रीजन अपने आप में वर्च्यू है, पर रीजनेबल या रैशनल कंडक्ट जो होगा वह जस्टिस है, क्योंकि आप जो रीजन जो कि एक वर्च्यू है, आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, आप उसको एक्शन में ला रहे हैं। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जो एरिस्टोटल है वह न्याय के 2 अलग अलग आयामों के बारे में चर्चा करते हैं। एक है यूनिवर्सल जस्टिस और दूसरा है पर्टिकुलर जस्टिस। तो बहुत सारे पुस्तकों में तो यूनिवर्सल जस्टिस के बारे में लिखा भी हुआ नहीं होता है, ठीक है, हमें पर्टिकुलर जस्टिस को ही पढ़ना होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ। यूनिवर्सल जस्टिस का सिंपल सा मतलब होता है ओबीडियंस टू लॉज, कि अर्थात जो कानून है
आप उन कानूनों का पालन करें। अगर आप उन कानूनों का पालन करते हैं तो वह न्याय होगा, आपके लिए भी न्याय होगा और समाज के साथ भी न्याय होगा। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल जस्टिस, जो एरिस्टोटल है। ओबीडियंस टू लॉज, ठीक है। अब दूसरा तरह का जो न्याय है वह पर्टिकुलर जस्टिस। अब पर्टिकुलर जस्टिस के भी अगर हम फर्दर देखें तो दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा है आपका रेमेडियल जस्टिस या करेक्टिव जस्टिस। तो इन दोनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात बंटवारा इस शब्द को देख सकते हैं कि किसको क्या मिलेगा। तो एरिस्टोटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि जो जितना कर्तव्य निभाएगा, जो जितना काम करेगा, जितना फंक्शन करेगा, उतना ही उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको मान सम्मान दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर, रिवॉर्ड्स एंड फंक्शंस, किसको क्या फंक्शन दिया जाएगा, किसको क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा, किसको क्या मान सम्मान दिया जाएगा। तो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। लेकिन आप देखिएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आप देखिएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये आपका एब्सोल्यूट इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, ये आपका प्रोपोर्शनल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका मतलब एरिस्टोटल कहते हैं कि कैसे पता लगाओगे कि किसको कितना मान सम्मान देना है, कितना किसको रिवॉर्ड देना है, कितना कर्तव्य किसको देना है या फंक्शंस देना है, तो इसको कैसे पता लगाओगे। तो इसको प्रोपोर्शनल इक्वालिटी के बेसिस पे हम पता लगाएंगे। मतलब जो जितना अधिक राज्य की सेवा करेगा, जो जितना अधिक समाज को कंट्रीब्यूट करेगा, उसको उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स, ऑनर और फंक्शंस दिए जाएंगे। और जो राज्य के प्रति कोई कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा, तो उसको फिर रिवॉर्ड्स, ऑनर्स और फंक्शंस नहीं दिए जाएंगे, जितना करेगा उतना ही दिए जाएंगे। तो इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल इक्वालिटी के बेसिस पर कि आप जितना समाज राज्य के लिए करोगे आपको उतना ही बदले में मिलेगा। ये पूरी तरह से मेरिट पे बेस्ड है। जिसमें जितना मेरिट होगा, जिसमें जितना टैलेंट होगा, उसको उतना ओनर, रिवॉर्ड और फंक्शन मिलेगा। एरिस्टोटल बिल्कुल भी एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते, जिसको हम आम भाषा में रिजर्वेशन या आरक्षण कहते हैं। एरिस्टोटल इसके खिलाफ है। एरिस्टोटल का मानना है कि अगर हम आरक्षण या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उससे अराजकता फैल जाएगा, उससे क्रांति हो जाएगी। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जिनके अंदर मेरिट है, जिनके अंदर काबिलियत है, अगर आप उनको अगर मान सम्मान ना देकर, रिवॉर्ड्स ना देकर, फंक्शंस ना देकर, जो कमजोर हैं, जो समाज के लिए ज्यादा नहीं कर रहे, अगर आप उन्हें मान सम्मान, रिवॉर्ड्स और फंक्शन दोगे तो ये जो है अंदर से डिसकंटेनमेंट का भावना ला देगा, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं उनके अंदर, और वे राज्य के प्रति क्रांति कर देंगे। इसीलिए आप देखोगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये प्रोपोर्शनल इक्वालिटी पे बेस्ड है। ये प्रिंसिपल को एडवोकेट करते हैं जो एरिस्टोटल है। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। कि जो इक्वल्स हैं, जो दो व्यक्ति एक जैसे, मान लो दो ऐसा व्यक्ति है जो राज्य को है, काफी राज्य की सेवा कर रहा है, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कर रहा है, समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, उसके अंदर टैलेंट है, मेरिट है। तो इन दोनों जो है ये दोनों इक्वल्स हैं, तो इनको एक जैसा इनके साथ व्यवहार होना चाहिए। इनको इक्वल एक तरह से ओनर मिलना चाहिए, अर्थात मान सम्मान, रिवॉर्ड्स और फंक्शंस देने चाहिए। और अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। लेकिन अगर दो अनइक्वल लोग हैं, मान लो एक टैलेंटेड आदमी है, ये समाज के लिए, राज्य के लिए कुछ कर रहा है, एक टैलेंटेड आदमी नहीं है, एक में मेरिट नहीं है, ठीक है, एक में टैलेंट नहीं है, तो ये अनइक्वल्स हो गए दोनों। तो अनइक्वल्स के साथ अनइक्वल व्यवहार करना है। इसका मतलब कि इसको तो आपको रिवॉर्ड, ऑनर और फंक्शंस देना है परफॉर्म करने के लिए, पर इस बंदे को नहीं देना।
तो जो अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट करना है। दोनों को साथ में एक बराबर नहीं ट्रीट कर सकते। अगर आप एक बराबर ट्रीट करोगे तो ये जो बंदा है या इसके जैसे और भी जो टैलेंटेड मेरिटोरियस लोग हैं उनके अंदर ये भावना हो जाएगा कि राज्य हमारे साथ अन्याय कर रही है। और आज के अगर आप परिदृश्य में सोचेंगे तो बिल्कुल जस्ट उलट है इसका। अगर आर्टिकल अगर आप पढ़िएगा 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो सेंस है एरिस्टोटल का, वो बिल्कुल उलट है। आज ये जो आपका फ्रेज है इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, इसका अलग मायने है आज के परिदृश्य में, आज के भारत में या दुनिया में, जब एफर्मेटिव एक्शन, आरक्षण और रिजर्वेशन है तब। लेकिन एरिस्टोटल के लिए जैसा मैं बता रहा हूँ यही भाव था एरिस्टोटल का कि दो अगर लोग इक्वल्स नहीं है तो दोनों के साथ असमान व्यवहार करो, डिस्क्रिमिनेट करो। जो व्यक्ति के पास टैलेंट नहीं है, मेरिट नहीं है, उसको मत कुछ दो। लेकिन आज का परिदृश्य अलग है। आज जब हम कहते हैं कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, तो इसका मतलब होता है कि अगर दो इक्वल है, जैसे अंबानी है और अडानी है, तो इन दोनों को इक्वली ट्रीट करो। और ऐसा इक्वली ट्रीट करो कि जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनमें मेरिट टैलेंट नहीं है किसी वजह से, उनको फायदा हो, इस तरह से ट्रीट करो उनको। मतलब अंबानी अडानी अमीर है, इक्वल्स है, इनके साथ एक जैसा व्यवहार करो, मतलब दोनों पे टैक्स लगा दो। और अगर मान लो दो रिक्शे वाले हैं तो रिक्शों वालों के साथ एक जैसा व्यवहार करो। समझ रहे हैं, ये भी तो इक्वल्स है ना, दो रिक्शे वाले एक जैसा व्यवहार क्या करो, तो इसको भी सरकार मदद करे, इसको भी सरकार मदद करे। अगर दो अनइक्वल्स, अगर अंबानी है और ये रिक्शा वाला है, तो फिर दोनों के साथ अनइक्वल व्यवहार करो। और यहाँ अनइक्वल व्यवहार करने का मतलब है कि अंबानी पे टैक्स लगाइए और जो टैक्स का पैसा है इसके सहायता के लिए दीजिए, ये रिक्शे वाले के सहायता के लिए। लेकिन एरिस्टोटल का ये जो फ्रेज है ना, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, ये ऐसा नहीं है। अगर आज एरिस्टोटल रहते तो बोलते कि ठीक है अंबानी को सब कुछ दो, ये रिक्शे वाले ने क्या किया समाज के लिए, राज्य के लिए, इसको क्यों देंगे, इसको कुछ मत दो। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर आप कभी इंडियन पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें जो आर्टिकल 14 है आपका अनुच्छेद 14, उसमें दो प्रिंसिपल्स हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब बराबर है, जो कि दूसरा वाला है एरिस्टोटल ये देते हैं। करेक्टिव और रिमीडियल जस्टिस, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। पर भाव अलग है, एरिस्टोटल के लिए भाव अलग है और आज का जो संदर्भ है उसके लिए भाव अलग है। तो मुझे समझ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको भाव समझ में आया होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा उस समय के परिदृश्य से और आज के परिदृश्य और आज का जो सिचुएशन है उससे। अब हम करेक्टिव या रिमीडियल जस्टिस का बात करते हैं। तो करेक्टिव और रिमीडियल जस्टिस बिल्कुल सिंपल सा है, ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी पे बेस्ड है। ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी पे इसलिए बेस्ड है क्योंकि ये कानूनों के वायलेशन, अर्थात कानूनों को अगर कोई नहीं मानता है तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, एक रिक्शा वाला है या अंबानी है, अडानी है, कोई भी हो, या फिर एक ऑटो चालक है, कोई भी क्यों ना हो। एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर कानूनों का अगर कोई भी अवमानना करता है, अगर कानूनों को नहीं मानता, अगर उसको वायलेट करता है, तो सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए और इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसमें ये ऐसा नहीं कहते डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरह, अच्छा अंबानी अमीर है, अच्छा रिक्शा वाला गरीब, अच्छा ये गरीब है, अच्छा ये क्राइम कर दिया, तो अगर दोनों सेम क्राइम करते तो रिक्शा वाला को चलो ज्यादा पनिशमेंट दे देते हैं क्योंकि गरीब है। ऐसा नहीं कहते। अंबानी अमीर है, बहुत कुछ समाज के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, चलो इसको थोड़ा कम पनिशमेंट देते हैं, ऐसा नहीं कहते। यहाँ पे ये कहते हैं कि दोनों को इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से अलग है थोड़ा सा ये, इसको करेक्टिव या रिमीडियल जस्टिस कहते हैं। ये रिलेटेड है करेक्टिव या रिमीडियल जस्टिस वायलेशन ऑफ लॉ से। अगर आप कानूनों को नहीं मानते, अगर उनकी अवहेलना करते हैं, अगर उनको तोड़ते हैं, तो आपको फिर जो है दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। और इसमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी को फॉलो किया जाएगा। जितने भी आपके समाज के लोग हैं सबको इक्वली दंड दिया जाएगा, इक्वल पनिशमेंट दिया जाएगा फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, और इसी जस्टिस के माध्यम से
जीवन और धन संपत्ति और सुरक्षा हो पाती है। क्योंकि भाई कानून बनाओगे तब ना जीवन का सुरक्षा करोगे, अगर वरना कानून ही नहीं बनाओगे तो मन में डर कैसे होगा? कोई किसी का जान ले सकता है, लेकिन कानून रहेगा तो कि आप अगर किसी का जान लीजिएगा, मर्डर कीजिएगा, तो उसके बाद आपको ये सजा मिलेगा। तो करेक्टिव जस्टिस या रिमीडियल जस्टिस ही वह टूल है जिससे समाज में लाइफ, प्रॉपर्टी, ओनर और सिक्योरिटी, इन सब को हम एक तरह से इंश्योर करते हैं। ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिमीडियल जस्टिस है ये आपका मेरिट से रिलेटेड नहीं है। ये हम लोग डिलीवर करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरिट। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई किसान है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। अगर एक जैसा क्राइम करोगे तो एक जैसा सजा मिलेगा। इसीलिए ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी पे बेस्ड है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल्स जस्टिस। तो क्रिटिसिज्म यही है कि एरिस्टोटल जो है वह सभी चीजों को मेरिट पे जज करते हैं। एरिस्टोटल जो है एफर्मेटिव एक्शंस को सपोर्ट नहीं करते, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते, और इसीलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। आज के जो थिंकर्स हैं जैसे जॉन रॉल्स, जो कि आरक्षण को जो है वह आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, तो ये सब जो थिंकर्स हैं वो एरिस्टोटल को जो है क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि एरिस्टोटल का जो न्याय का सिद्धांत है मेनली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, उनका सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे ही क्रिटिसिज्म होता है। क्योंकि जो रिमेडियल जस्टिस है या करेक्टिव जस्टिस है वो तो आज भी हम उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं, हर एक देश में इसी तरह से फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर उनको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वह आरक्षण के पक्ष में नहीं रहते। तो इसीलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि भैया देखिए, मेरिट जो है वह आपका एक क्राइटेरिया हो सकता है न्याय देने का, ओनर देने का, रिवॉर्ड्स देने का, फंक्शंस देने का। मेरिट एक क्राइटेरिया हो सकता है और होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरिट को एक बेस बनाकर, आधार बनाकर आप मान सम्मानों का वितरण करें, आप रिवॉर्ड्स का वितरण करें, आप फंक्शंस का वितरण करें समाज में व्यक्तियों के बीच में, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि लोग जो है वह अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं और उनको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। एक के पिताजी विधायक हैं, एक के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, एक के जो है पिताजी वह भीख मांगते हैं, तो सब अलग अलग स्टेटस में है भाई। ये इसका जो शिक्षा व्यवस्था है ये इसको अलग मिला होगा, इसको बिल्कुल नहीं मिला होगा। तो आम सी बात है कि इसके पास मेरिट ज्यादा होगा। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि अच्छा ये समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है, मेरिटोरियस है, टैलेंटेड है, इसको दे दो रिवॉर्ड, फंक्शन, ओनर। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, लोग को कुछ मत दो। समझ रहे हैं आप? ये उनका मतलब है। तो इस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो वही कहा जाता है कि जब एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, कि दो एक जैसे लोगों को एक जैसा व्यवहार करो, और जो दो अलग अलग लोग हैं उनके साथ अलग अलग व्यवहार करो, तो वे कहना चाह रहे हैं कि जो स्टेट है वह डिस्क्रिमिनेट करे इंडिविजुअल्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। ठीक है, उनका मानना है कि मास्टर और स्लेव्स को एक तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। मास्टर और मास्टर हैं तो उनको एक जैसा ट्रीट कीजिए, मान सम्मान दीजिए। अगर आप स्लेव और मास्टर को एक जैसा ट्रीट करेंगे तो मास्टर्स गुस्सा हो जाएंगे। मास्टर्स बोलेंगे कि ये तो राज्य बहुत खराब कर रहा है हमारे साथ, स्लेव्स बहुत तुच्छ हैं, बहुत नीचे हैं, इनमें टैलेंट नहीं है, मेरिट नहीं है, समाज के लिए कुछ नहीं करते, राज्य के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी इनको हमारा इतना ओहदा दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो ये जो है फीलिंग ऑफ इनजस्टिस इनकलकेट कर देगा मास्टर क्लास में। मतलब वे सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दासों को हमारे इतना तवज्जो देकर, और इससे फाइनली जो है वह क्रांति हो सकती है, रेवोल्यूशन हो सकता है। आप समझ रहे हैं एरिस्टोटल क्या कहना चाहते हैं? तो एरिस्टोटल उस समय के हिसाब से अपने जगह पे सही है और आज हम अपने जगह पे सही है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल जो है वह मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के सपोर्टर है। मेरिट एक क्राइटेरिया हो सकता है जस्टिस का, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मात्र एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है न्याय देने का।
इसीलिए बहुत सारे जो थिंकर्स हैं जैसे जॉन रॉल्स, वह एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को, जो मेनली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कार्ड करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जॉन रॉल्स के लिए जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस। जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आता है आपका, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेमेस्टर 5 में एरिस्टोटल के जस्टिस के सिद्धांत पर, तो कंपेयर करने के लिए भी देता है कि जो प्लेटो है और एरिस्टोटल है, उनका जो न्याय का सिद्धांत है उसमें क्या आपको अंतर देखने को मिलते हैं, कंपेयर कीजिए। तो सबसे पहले अगर आपने प्लेटो वाला जस्टिस वाला वीडियो देखा है, तो प्लेटो के लिए जस्टिस का मतलब होता था परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। मतलब जिसके अंदर जो डोमिनेटिंग ट्रेट है, जिसके अंदर जो आपका खासियत है, टैलेंट है, उस हिसाब से काम करे। जिसके अंदर रीजन है, विजडम है, वह रूलिंग क्लास का पार्ट बने, फिलोसफर किंग बने या एडमिनिस्ट्रेटर बने। उसके बाद जिसके पास करेज हो, स्पिरिट हो, वह सोल्जर क्लास का पार्ट बने, सोल्जर बने, ठीक है। और जिसके पास डिजायर डोमिनेट करे जिसके अंदर में, या फिर एपेटाइट, तो वो प्रोड्यूसिंग क्लास का पार्ट बने। तो इसका मतलब आप देखिएगा, तो एरिस्टोटल का जो आपका न्याय का सिद्धांत है वो अलग है और प्लेटो का अलग है। प्लेटो कहते हैं कि जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको वो काम करना चाहिए, ऐसा प्लेटो का कहना है अगर भाषा में बोले। और एरिस्टोटल कहते हैं कि जिसके अंदर जितना टैलेंट है उसको उतना रिवॉर्ड, ओनर और फंक्शन देना चाहिए, ठीक है। कि जो जितना कंट्रीब्यूट करता है उसको उतना रिवॉर्ड, ऑनर और फंक्शन देना चाहिए। अगर एक बच्चा पढ़ने में तेज है, 100 में 100 लाता है और एक 70 लाता है, तो यहाँ ये नहीं देखना है कि ये गरीब है, अमीर है। 70 वाला, 100 वाला टैलेंटेड है, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है, राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, इसको रिवॉर्ड दो, इसको जॉब दो, इसको नौकरियां दो, इसको मान सम्मान दो, इसको दायित्व दो। ऐसा करना है, मानना है कि मतलब एरिस्टोटल के लिए जस्टिस क्या है, तो जस्टिस इज रिवॉर्ड इन प्रोपोर्शन टू व्हाट वन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड स्टेट, ओके। फिर प्लेटो का जो न्याय है वह ड्यूटी से रिलेटेड है, कर्तव्यों से रिलेटेड है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये ड्यूटी ओरिएंटेड है, सिर्फ कर्तव्यों की बात करता है कि अगर आपके अंदर डोमिनेंट अगर स्पिरिट, करेज है तो आप सोल्जर बनो, प्रोटेक्ट करो सोसाइटी को। कभी भी ये राइट्स की बात नहीं करता, अधिकारों की बात नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एरिस्टोटल के अगर जस्टिस के सिद्धांत को देखेंगे तो ये राइट्स से रिलेटेड है कि किसको क्या अधिकार मिलेंगे। और एक व्यक्ति को उतने ही अधिकार देने के पक्ष में है एरिस्टोटल जितना वह समाज के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो एरिस्टोटल का जो आपका जस्टिस का जो सिद्धांत है वह राइट्स ओरिएंटेड है और प्लेटो का ड्यूटी ओरिएंटेड है। जो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वह मॉरल और फिलोसॉफिकल है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वह लीगल है। आप देख रहे हैं ना, सब में लीगैलिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखिएगा कि बोथ हैड अ कॉन्सेप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। दोनों ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था। For play to that meant individual excellence and performance of one's duty, while Aristotle meant that what people deserve the right to receive. ठीक है, यहाँ पे दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर दोनों बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर प्लेटो भी बात करते हैं, अरिस्टोटल भी बात करते हैं। लेकिन प्लेटो के लिए क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वह ड्यूटी से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आप वितरण करो उन कार्यों को, उन व्यक्तियों को जो व्यक्ति जिन कार्यों में एक्सपर्ट है। अर्थात प्रोटेक्ट करने का काम है किसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब वितरण करना ही समाज में होता है। तो सोसाइटी में प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो किसको वितरण करेंगे आप, तो वो आप वितरित कर देंगे जिसके अंदर स्पिरिट होगा, जिसके अंदर करेज होगा। सोसाइटी में उत्पादन करने का काम किसको आप दे देंगे, तो जिसके अंदर एपेटाइट होगा, डिजायर होगा। तो इस तरह से। और दूसरी तरफ आप एरिस्टोटल का अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देखिएगा तो किस व्यक्ति के पास कितना टैलेंट है, कौन व्यक्ति कितना डिजर्व कर रहा है, उसको उतना ही रिवॉर्ड,
ओनर और फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वितरण किया जाए। समझ में आया आपको? जो प्लेटो का जो जस्टिस है वह स्पिरिचुअल है, वहीं जो हम एरिस्टोटल के जस्टिस की बात करें तो वह प्रैक्टिकल है। मैंने आपको बता ही दिया, एरिस्टोटल का जो जस्टिस है वह प्रैक्टिकल है। एरिस्टोटल कहते हैं कि वर्चू जो है वह न्याय नहीं हो सकता, वर्चू इन एक्शन इज जस्टिस, वेयर प्लेटो के लिए क्या था, तो प्लेटो मानते थे कि वर्चू अर्थात गुण अपने आप में एक न्याय होता है। तो ये एक स्पिरिचुअल बात है ना, कि सच्चाई अपने आप में न्याय है। लेकिन एरिस्टोटल कहेंगे कि नहीं, सच्चाई अपने आप में न्याय नहीं है, जब आप इस सच्चाई का इस्तेमाल करिएगा, प्रैक्टिकल यूज कीजिएगा, माने सच बोलिएगा तो वह न्याय है, माने वर्चू इन एक्शन, गुडनेस इन प्रैक्टिस। उसके बाद प्लेटो का जो जस्टिस है वह इनर सेल्फ से रिलेटेड है, विच कम स्ट्रेट फ्रॉम द सोल। इनर सेल्फ से रिलेटेड है प्लेटो का जो जस्टिस है, आप उसको देख नहीं पाइएगा, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, आप कैसे उसको जो है कि अंदर से एकदम कि हाँ भाई इसके अंदर रीजन है, इसके अंदर विजडम है, ठीक है। एक्टिविटीज में आपको नहीं शो होगा। अब कोई बोलेगा कि मेरे अंदर एपेटाइट है, तो कोई आपके पास एक मशीन नहीं है जिससे आप माप सके कि इसके अंदर एपेटाइट ज्यादा है कि स्पिरिट ज्यादा है कि रीजन ज्यादा है। तो ये अंदर से आता है, ठीक है, फ्रॉम द सोल। मैंने आपको थ्योरी ऑफ सोल भी पढ़ाया था, जो मेटल्स से कंपेयर करते हैं, तो आप उस तरह से उसको समझ सकते हैं। लेकिन जो एरिस्टोटल का जस्टिस है वह मनुष्य के आचरण में हम देख सकते हैं, वह एक्सटर्नल एक्टिविटी है। कौन कितना समाज को कंट्रीब्यूट करेगा, कौन समाज के लिए क्या करेगा, ये देखा जा सकता है ना जी राज्य में, कि नहीं देखा जा सकता है? तो बिल्कुल देखा जा सकता है। तो ये एक्सटर्नल एक्टिविटी से आप जज कर सकते हैं और उस हिसाब से फिर उसको आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपका डिफरेंस हो गया आपका। तो ये आप अपने आंसर्स में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कभी-कभी कुछ 50-60 स्टूडेंट के साथ मैं जूम पर क्लास ले लूंगा, अगर आप बोलेंगे तो कभी टाइम निकाल कर, वह स्पेशल क्लास होगा। एक-एक थिंकर को कंप्लीट करने के बाद इस तरह से हम लोग क्लास रख सकते हैं। जैसे प्लेटो हमने पूरा कवर किया, अगर आपने सभी लेक्चर्स देख लिया, अगर आपके मन में डाउट है तो आप क्वेश्चन बना लीजिए। एक लाइव क्लास हम लोग ले लेंगे और उसमें आप सभी चीजों को पूछ सकते हैं। तो इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे भाई 10 रुपीज पर मंथ जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए। 10 रुपए मतलब महीने में 2 समोसे बस सैक्रिफाइस करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप जैसे अगर 100-200 बच्चे भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।